मैंने इंडक्शन मोटर में आप लोगों को ये बताया था कि कितने तरह के बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है और स्लिप जैसी चीज क्या होती है, और बेसिक कंस्ट्रक्शन में दो तरह के रोटर कौन कौन से होते हैं, ये वाली चीज बताई थी। स्लिप के बारे में इंडक्शन मोटर में तो बड़ी डिटेल वाली चीजें मौजूद हैं, अभी तो बहुत बेसिक चीज भी पूरी ढंग से नहीं हो पाई है, अभी तो बहुत डिटेल चीजें मौजूद हैं। खैर, मैं एक जल्दी से आप लोगों को एक छोटा सा पार्ट इसका जो है कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है उसका केवल आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं। देखो, 3 फेज रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है उसका बेसिक एग्जांपल देखिए जल्दी से। 3 फेज सप्लाई बनानी सब लोगों को आती है। ये इनएक्यूरेट है तो इसलिए ये इतना पार्ट रखते हैं। इनएक्यूरेट है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, बट यू गेट द बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया में ये वाली चीज देखिए कि रफली ये वाली चीज देखिए, जिस पॉइंट पर ये मान लीजिए आर सप्लाई है, ये वाई है, ये बी है, ठीक है। जब 3 फेज वोल्टेज आप देंगे, सिंपल कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल चीज, 3 फेज आप वोल्टेज देते हैं वी आर, वी वाई, वी बी। इसकी वजह से लाइन वोल्टेज कौन कौन सा मिलता है, वी आर वाई, वी वाई बी, वी आर बी या वी बी आर, ये लाइन वोल्टेज उसके अंदर पहुंचता है, ठीक है। लाइन वोल्टेज आप ये वाला देते हैं, फेज वोल्टेज बेसिकली ये वाला चीज है, चाहे स्टार में करंट कर रखा हो डेल्टा में, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज ये है। इसकी वजह से फेज करंट से होती हैं, दोस फेज करंट्स आर आई आर, आई वाई एंड आई बी। ये 3 फेज करंट्स उसके अंदर जा रही हैं। आई आर की वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा दैट इज फाई आर और फाई वाई और फाई बी। तो ये 3 फेज करंट की वजह से 3 फेज फ्लक्स जनरेट होगा, फाई आर, फाई वाई और फाई बी। ये 3 फेज जिस तरह से करंट्स ऊपर नीचे जाएंगी, ये आई आर है, आई आर जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे फाई आर भी बढ़ेगा, आई वाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे फाई वाई भी बढ़ेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह से जैसे जैसे करंट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे ये फ्लक्स बढ़ेंगे, जब करंट्स कम होंगे तो फ्लक्स भी कम हो जाएंगे, ठीक। अब इसकी वजह से यहां पर देखो ऊपर ये बना रखे हैं, ये फाई आर है, ये फाई वाई है, ये फाई बी है, ये तीनों फ्लक्सेस आपको बना रखे हैं। आपको ये वाली चीज देखनी है कि 2 अलग अलग फ्लक्सेस अगर ऐड कर रहे हैं, बड़ी सिंपल चीज है, 2 अलग अलग फ्लक्सेस ऐड कर रहे हैं, सिंपल जो वेक्टर एडिशन होता है, वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्सेस ऐड हो जाते हैं, बस कोई भी चीज नहीं है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिए तो कौन सा फ्लक्स 0 है, फाई आर की वैल्यू जो है दैट इज 0, वो अगर 0 है और इस पॉइंट पर फाई बी उसकी वैल्यू इतनी है और फाई वाई उसकी वैल्यू इतनी है, यू विल सी जिस टाइम आप इसको एक्यूरेटली जिस टाइम बनाएंगे यू विल सी कि इसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव है उतनी वैल्यू इसकी नेगेटिव है आ रही है, ठीक है। तो और दिस वैल्यू विल बी 0.707, आई थिंक 0.707 निकल के आएगी। ये वाली वैल्यू देखते हैं तो इसमें भी वैल्यू देख रहे हैं, एक 0 है तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव मैक्सिमम इस तरह करके आ रहा है, और ये वाली वैल्यू देख रहे हैं तो एक पॉजिटिव यहां मैक्सिमम जा रहा है तो दूसरे बाकी दोनों नेगेटिव नेगेटिव आधे आधे जा रहे हैं नीचे। इस तरह से वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ऐसा कैसे होगा, पहला वाला पॉइंट, ये अब सही है, जिस टाइम ये दोनों पॉजिटिव है और यहां चल रहे हैं उस टाइम ये तीसरा वाला जो है वो नेगेटिव है और मैक्सिमम चल रहा है। उसके बाद में एक 0 चल रहा है, उस पर ये वाला यहां पर है, दूसरा वाला यहां पर है, इस तरह से अलग अलग पॉइंट देखो। पहले ये वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट पर क्या चल रहा है, फाई आर की वैल्यू 0 है। आपने डायरेक्शन कोसाइंस माने हैं, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है कि आपने ये माना इस डायरेक्शन में फाई आर पॉजिटिव होगा, उससे 120 डिग्री पीछे इस डायरेक्शन में फाई वाई पॉजिटिव माना जाएगा और इस डायरेक्शन में फाई बी ये पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक। अब इस पॉइंट पर देखो फाई आर की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये कौन सा है, फाई बी पॉजिटिव है और उसकी वैल्यू 0.707 है, पीक से थोड़ी सी कम है, पीक से थोड़ी सी कम है, एंड दिस इज पॉजिटिव। तो फाई वाई इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, फाई वाई ये पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू इतनी है, दिस इज नॉट 1, मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम से थोड़ी सी कम है, 0.707 निकल के आती है बेसिकली, ये है। तो दिस इज फाई बी, और ये क्या है, दिस इज फाई वाई, ये फ्लक्स फाई वाई है, खाली उनके वैल्यूज प्लॉट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये फाई वाई है और इसकी नेगेटिव में उतनी वैल्यू है जितनी फाई बी की पॉजिटिव में जितनी वैल्यू है। तो
5y नेगेटिव है, 5y इधर अगर पॉजिटिव था तो नेगेटिव किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में, इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा। तो 5y जो है, 5b पॉजिटिव किधर है, दिस इज 5b पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में 5b पॉजिटिव होगा। b तो पॉजिटिव चल रहा है ना, b पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होगा। y जो है वो चल रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव किस डायरेक्शन में हो रहा है, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो गया। इनका फेज डिफरेंस जो निकल के आएगा, यू विल सी, वो जो निकल के आएगा, दिस विल बी 1.5 5m। 5m क्या है, 5r इज इक्वल टू 5m साइन ओमेगा टी, 5y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस 120 और 5b इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस 120 या माइनस 240, जो भी आप लिखना चाहें, माइनस 240 लिख लीजिए या प्लस 120 लिख लीजिए, कोई भी चीज है, इस वन एंड सेम थिंग, ठीक है। अब दोबारा यहां पर आइए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये हो रहा है, जब ये वाला पॉइंट आपने लिया, ये दूसरा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये नेगेटिव मैक्सिमम कौन सा चल रहा है, 5y की वैल्यू नेगेटिव है और मैक्सिमम है, तो ये इससे बड़ा फेजर, इतना बड़ा फेजर, ये है 5y। 5r और 5b दोनों पॉजिटिव हैं और आधे आधे हैं, रफली आधे आधे, इनके एग्जैक्ट वैल्यूज देख लेना क्या क्या। तो 5r पॉजिटिव है, किधर पॉजिटिव है, ये रहा 5r आधा। 5b पॉजिटिव है, 5b पॉजिटिव इधर है, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, दोनों एंगल सेम है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट जो निकल के आएगा, इन तीनों का रिजल्टेंट जो इस तरफ निकल के आएगा, दैट विल बी अगेन इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1.5 m, ठीक। अभी अगर समझ में पूरी तरह से नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अब थर्ड वाला केस लीजिए, ये वाला, ये यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो कौन सा जीरो है, 5b जीरो है, 5r क्या है, 0.707 है, मतलब 0.707 है, मैक्सिमम नहीं है, 0.707 है, पॉजिटिव है, 5r पॉजिटिव है और इतना है, दिस इज 5r, और ये कौन सा नेगेटिव है, 5y, ये नेगेटिव है और इधर है, इतना है। इनका रिजल्टेंट जाएगा ऐसा, दिस रिजल्टेंट इज अगेन 1.5 m। 3 काफी है, इसमें ये वाली चीज ध्यान दीजिए कि ये जो पहले फेजर जो यहां था, ये थोड़ी देर के बाद ये फेजर हो गया यहां, और थोड़ी देर के बाद में ये फेजर हो गया ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट पर ये वाला फेजर हो जाएगा ऐसा, इसके बाद ये हो जाएगा ऐसा, इसके बाद ऐसा। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, घूम रहा है ये बेसिकली, ये पहले यूं था, फिर यूं हो गया, फिर यूं हो गया। इन सब पॉइंट्स को भाई ये सब एक दूसरे को सुपर इंपोज कर दीजिए, तो पहले ये ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, 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 ये घूमता जा रहा है। दिस इज बेसिकली द रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये 360 डिग्री स्पेस में पूरा ये घूमता फिर रहा है। जब आप इसके सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे, देन यू विल सी, इसमें मैंने क्वेश्चन में ये वाली चीज लिख रखी है, शो दैट व्हेन 3 आइडेंटिकल कॉइल्स प्लेस्ड एट 120 डिग्री इन स्पेस are excited from 3 phase balance currents, the resultant MMF will be rotating in nature with an amplitude 1.5 times that of each phase। यही वाला काम आपको करना है, और यही चीज 2 फेज वाले के लिए भी और यही चीज 3 फेज वाले के लिए भी, दोनों के लिए आप किताब के अंदर जब देख लेंगे, बेसिकली ये वाली चीज आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। दैट्स ऑल। सो दिस प्रूव्स कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। किस किस के बीच में, गुड। रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड किस किस के बीच में प्रोड्यूस होगा, ये रही इंडक्शन मोटर, ये रहे इसके 3 फेज के तार, जिसमें आपने ये 3 फेज की सप्लाई आपने दे रखी है। इन तीनों तारों में आपने VR, VY, VB, ये तीनों फेज की सप्लाई इसके अंदर दे रखी है। तो ये सप्लाई कहां पहुंच रही है, वाइंडिंग में। कौन सी वाइंडिंग में, स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग में नहीं, स्टेटर वाइंडिंग में। तो स्टेटर वाइंडिंग में क्योंकि सप्लाई पहुंच रही है, इसलिए स्टेटर वाइंडिंग की फील्ड
में वाली फील्ड बनेगी। उस पॉइंट से शुरू करते हैं जो पॉइंट आपकी किताबों के अंदर नहीं दे रखा है। और वो पॉइंट क्या है? इंडक्शन मोटर की सारी वर्किंग इज कंट्रोल्ड बाय वन सिंपल इक्वेशन। और वो सिंपल इक्वेशन क्या है? इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस। ये इक्वेशन इंडक्शन मोटर की वर्किंग पूरी गवर्न करता है। ठीक है, इनपुट की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आउटपुट की वैल्यू 1 माइनस एस रहेगी। इसका मतलब लॉस क्या हो जाएगा? एस। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, अगर आप 1 को f से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू गेट f इज इक्वल टू f इंटू 1 माइनस एस प्लस s इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 120f अपॉन p से मल्टीप्लाई करिए। 120f अपॉन p इंटू 1 इज इक्वल टू 120f अपॉन p इंटू 1 माइनस एस प्लस 120f अपॉन p इंटू एस। दिस वॉज द इनपुट स्पीड। इनपुट स्पीड का मतलब क्या हो गया? कितनी स्पीड उसके अंदर इनपुट करी है? बेसिकली सिंक्रोनस स्पीड। तो दिस द वैल्यू फॉर सिंक्रोनस स्पीड। इस सिंक्रोनस स्पीड की वजह से आपको दो तरह की स्पीड मिली, एक तो रोटर स्पीड, रोटर स्पीड का फॉर्मूला ये है, एंड द ये वाली कौन सी स्पीड है? अरे एस स्लिप है तो स्लिप स्पीड, सिंपल स्लिप स्पीड। 120 अपॉन पी अगर 1500 आरपीएम है तो इसकी वजह से दिस इज 1460 प्लस 40। इसी तरीके से पूरा पूरा रहता है। देखो एफ ये रहा, ये एफ इंटू 1 माइनस एस ये रहा, एफ इंटू 1 माइनस एस, और एस एफ ये रहा, एस एफ ये चीज रही। तो एस एफ क्या है? एस एफ इज द स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो और ये वाली चीज आप आगे जाकर भी देखेंगे, P2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू P2 इंटू 1 माइनस एस प्लस P2 इंटू एस। ये वाला इक्वेशन अभी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आप जाकर देखेंगे वाली चीज। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर की जितनी वर्किंग है ये सारी की सारी वर्किंग बेसिकली 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस, इस पार्ट के अंदर डिवाइडेड है पूरी। ठीक, देखो अब ये काम कैसे होता है। पहले मैं ये वाली चीज बता सकता हूं कि एस एफ बेसिकली क्या है। एस एफ इज द स्लिप फ्रीक्वेंसी। स्लिप फ्रीक्वेंसी एस एफ कैसे निकलता है? एस एफ इज नोन एज बेसिकली एफ डैश। एफ डैश इज इक्वल टू ns माइनस एन अपॉन 120 अपॉन पी। ये वाली चीज होती है। मतलब देखो ये वाली चीज आपको पता होगी कि f इज ऑलवेज इक्वल टू p इंटू n अपॉन 120। यहां n की वैल्यू इज ns माइनस एन। इस पर्टिकुलर केस में f डैश की वैल्यू, स्लिप जहां हो रही है वहां पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी चल रही है? दैट इज इक्वल टू ns माइनस एन अपॉन 120 अपॉन p। इसमें अगर सारी चीजें एकदम से आज की क्लास में क्लियर नहीं हो रही हैं, डोंट वरी, आगे कुछ चीजें और जब क्लियर होंगी तब उसके बाद में ये वाले अपने आप आपस में कोरिलेट कर जाएंगे। ठीक, तो एफ डैश की वैल्यू होती है ns माइनस एन अपॉन 120 अपॉन पी। और यहां पर इसका मतलब ये हो जाता है कि s की वैल्यू आप जानते हैं, s इक्वल टू ns माइनस एन अपॉन ns, ns माइनस एन आर अपॉन ns, ये एन आर। ठीक है, तो ns माइनस एन आर की वैल्यू कितनी हो गई? s इंटू ns। ठीक, s इंटू ns इज इक्वल टू ns माइनस एन आर। सो f डैश इज इक्वल टू s इंटू ns अपॉन 120 अपॉन p, विच इज इक्वल टू 120 p ns, नहीं p ns अपॉन 120 इंटू s। p ns अपॉन 120 दिस इज इक्वल टू f, ये f होता है। सो दिस इज इक्वल टू f इंटू s। तो f डैश इज इक्वल टू sf, ये fs। ये दिस इज द वैल्यू फॉर रोटर स्लिप फ्रीक्वेंसी। स्लिप फ्रीक्वेंसी बस खाली इतना समझ लीजिए, f डैश इज द स्लिप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी ये वाली चीजें और क्लियर हो जाएंगी डिटेल में कि ये वाली चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। देखो
ये रहा स्टेटर, ये रहा रोटर, और इसके अंदर गलत क्या बना रखा है मैंने, एयर गैप। इसके अंदर एयर गैप मैंने बहुत ज्यादा बना रखा है, जो कि 2 या 3 मिलीमीटर होता है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सुनो, सब कुछ इस पर ही डिपेंड कर रहा है, सब कुछ। और थोड़ा सा एक जगह कंफ्यूजिंग है ये स्लिप के केस में, लेकिन वो चीजें मैं क्लियर कर दूंगा सारी आराम से। देखिए इसके अंदर जब आप सप्लाई देते हैं, पावर फ्लो मूवमेंट कैसा है, आप इसके अंदर सप्लाई देते हैं, उस सप्लाई की वजह से बेसिकली आपने एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ पावर इसके अंदर दी है, विच इज बेसिकली P1। दिस P1 इज स्टेटर इनपुट। ये P1 वो वाली पावर है जो पावर आपने स्टेटर के अंदर इनपुट में दी है। ठीक, स्टेटर में जितनी आपने पावर दी, उसके बाद स्टेटर के अंदर कुछ लॉसेस होंगे। स्टेटर में आपने 3 फेज वाइंडिंग कर रखी है, वाइंडिंग की रेजिस्टेंस भी है, रिएक्टेंस भी है। इसके अंदर किस किस तरह के लॉस हो जाएंगे, स्टेटर के अंदर जो लॉसेस होते हैं वो स्टेटर के अंदर लॉस हो जाएंगे। बची हुई पावर जितनी होगी दैट विल बी दैट पावर, ये P1 इसके अंदर दी गई है, बची हुई पावर वो इसमें से निकलेगी और किसके अंदर जाएगी, रोटर के अंदर। दिस पावर इज नोन एज P2। तो P1 इज स्टेटर इनपुट, P1 जो है वो है स्टेटर इनपुट, और P2 इज द स्टेटर आउटपुट और रोटर इनपुट। स्लिप रिंग रोटर में रोटर को अलग से सप्लाई नहीं देते। स्लिप रिंग रोटर के केस में आप रोटर के साथ में रेजिस्टेंसेस कनेक्ट कर देते हैं, सप्लाई रोटर में नहीं दी जाती वंस एंड फॉर ऑल। इंडक्शन मोटर के अंदर आप रोटर में सप्लाई नहीं देते हैं, रोटर के अंदर रेजिस्टेंसेस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, सप्लाई हमेशा स्टेटर में दी जाती है फॉर एवर, वंस एंड फॉर ऑल। इसमें कभी कोई डाउट मत रखिए, इंडक्शन मोटर में सप्लाई खाली स्टेटर में जाएगी, रोटर के अंदर नहीं जाती। ठीक, तो दिस इज द रोटर इनपुट, स्टेटर आउटपुट और रोटर इनपुट। और उसके बाद जो रोटर आउटपुट होगा, रोटर आउटपुट दैट इज Pm। Pm इज द रोटर आउटपुट, रोटर मैकेनिकल आउटपुट। रोटर के अंदर अपने लॉस होंगे, रोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल लॉस जितने होते हैं, कॉपर लॉसेस, रोटर के अंदर जो कॉपर लॉस होंगे वो जब आप हटा देंगे तो P1 माइनस स्टेटर कॉपर लॉस विल बी इक्वल टू P2, और P2 माइनस रोटर कॉपर लॉस विल बी इक्वल टू Pm। मैं अभी इसका ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं, ब्लॉक डायग्राम बना ही देते हैं, बल्कि ज्यादा अच्छा ही है। 1 मिनट रुक जाओ, ब्लॉक डायग्राम बना के समझाता हूं, क्लियर हो जाएगा। P1 स्टेटर इनपुट, इसमें से जितना लॉस हुआ दैट इज स्टेटर कॉपर लॉस। फिर उसके बाद जितनी आपको पावर मिली, दिस वाज P2 विच वाज स्टेटर इनपुट और रोटर, नहीं स्टेटर आउटपुट और रोटर इनपुट, स्टेटर आउटपुट और रोटर इनपुट। इसके बाद इसमें हुआ रोटर कॉपर लॉस, और फिर जो आपको पावर मिली है दैट पावर इज Pm, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन रोटर। इसमें हुए मैकेनिकल लॉसेस, मैकेनिकल लॉस कौन कौन से तरह के होते हैं, फ्रिक्शन लॉस और विंडेज, एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन, मैकेनिकल फ्रिक्शन, जितने भी तरह का। और इसके बाद में जो आपको पावर मिली है दिस पावर इज PSH, यानी कि शाफ्ट पावर। तो P2 दिस इज ऑल्सो नोन एज पावर
अक्रॉस एयर गैप, पावर अक्रॉस एयर गैप, एयर गैप में से कितनी पावर ने पास किया, दैट इज बेसिकली P2। तो P1 स्टेटर के अंदर दिया गया, स्टेटर के अंदर कॉपर लॉस हो गए, बची हुई पावर स्टेटर में से बाहर निकली जो एयर गैप को क्रॉस करती हुई रोटर के अंदर घुसी, दैट पावर इज नोन एज P2, पावर अक्रॉस द एयर गैप। उसके बाद रोटर के अंदर रोटर कॉपर लॉस हुए, और रोटर कॉपर लॉस होने के बाद में जितनी पावर डेवलप करी गई अंदर, दैट वाज मैकेनिकल पावर डेवलप PM, और उसमें से मैकेनिकल लॉस निकाल देंगे तो बची हुई पावर जितनी दैट इज PSH, और वो दैट इज गिवन आउट एट द शाफ्ट पर आपको मिलती है। ठीक, अब देखो क्या हो रहा है, ये जितना इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस वाला जितना आपको फंडा बताया था, दिस इज ट्रू फॉर द रोटर। रोटर के अंदर जितना इनपुट जा रहा है वो रोटर के आउटपुट में और लॉस में बट रहा है। रोटर के अंदर, अब ये ध्यान दीजिए, अब देखो अब समझ में आना शुरू होगा, ये कुछ चीजें समझ में अभी नहीं आई होंगी, डोंट वरी, मैं ये वाली चीजें दोबारा जब टॉर्क पढ़ाने के बाद में दोबारा ये वाला ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा तब और चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए इसमें जो सप्लाई स्टेटर के अंदर दी गई है उस सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। ठीक है, इस स्टेटर के अंदर जो फील्ड डेवलप हो रही है वो फील्ड किस तरह की है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग, वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, सेम। ठीक, 120F/P है, अभी तक फ्रीक्वेंसी उतनी की उतनी है, उतनी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इतनी फील्ड इसके अंदर से निकल रही है, वो फील्ड पूरी इस एयर गैप में घूम रही है, और वही फील्ड की जो सप्लाई है वही सप्लाई इस रोटर के अंदर भी घुस रही है। तो रोटर जो रिलेटिव मोशन कर रहा है, रोटर जो रिलेटिव मोशन कर रहा है वो जिस सिंक्रोनस स्पीड के साथ में कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज यहां पर भी थी, इसके बाहर जितनी निकली उसके अंदर जितनी गई, दैट वाज ऑल 50 हर्ट्ज। अब उसकी वजह से इसके अंदर जितना आउटपुट आया, मैकेनिकल आउटपुट, मोटर के अंदर मैकेनिकल आउटपुट है, उस मैकेनिकल आउटपुट के अंदर जितनी फ्रीक्वेंसी थी वो आउटपुट जितना भी था उसका अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट लेते तो उसकी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती दैट वुड हैव बीन इक्वल टू F × 1 - S। ठीक, और बचा हुआ जो इस रोटर के अंदर कॉपर लॉस क्रिएट कर रहा है, जो जितना मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी बच गई, जितनी फ्रीक्वेंसी उसमें निकल गई मैकेनिकल आउटपुट की तरह से, दैट इज गॉन, जितनी लॉस की तरह से जितनी बच गई जो अभी भी इसके अंदर घूम जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज बेसिकली इक्वल टू SF। इन दोनों का सम कर दिया, यू गेट द वैल्यू ऑफ F, ये फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। स्पीड के टर्म्स में देखिए, जितनी स्पीड इसके अंदर इनपुट हुई, इसके अंदर इनपुट कितनी हो रही थी, जितनी स्टेटर के अंदर से आउटपुट हो रही थी, और वो स्टेटर का जो आउटपुट था उसकी स्पीड कितनी थी, स्टेटर के अंदर से आउटपुट क्या हो रहा है, 120F/P, सिंक्रोनस स्पीड, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर का आउटपुट क्या है, स्टेटर कौन सी चीज प्रोड्यूस कर रहा है, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। वो जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड 120F/P है, वो स्पीड इसके अंदर इनपुट हुई है 120F/P, 1500 RPM। उसकी वजह से मैकेनिकल स्पीड आपको जितनी मैकेनिकल आउटपुट की तरह से मिली, दैट वाज हाउ मच, कितनी थी, न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी 1460, 1460 RPM, 1440, 1450, इतना RPM की आपको मैकेनिकल आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, और जितना स्पीड लॉस हो गया, बेकार हो गया, उसकी स्पीड कितनी थी, 40 RPM, 40, 50, 60, इतने RPM। दैट स्पीड वाज नोन एज स्लिप स्पीड। वो जो लॉस की तरह से चला गया, दैट स्पीड वाज नोन एज स्लिप स्पीड, वो स्लिप स्पीड थी। और जितना मैकेनिकल आउटपुट की तरह से आपको मिला, दैट वाज द रोटर स्पीड, वो रोटर स्पीड, मैकेनिकल आउटपुट की तरह जितनी स्पीड मिली, दैट इज बेसिकली द रोटर स्पीड, वो रोटर स्पीड। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा इसके अंदर इंडक्शन मोटर के अंदर काम चलता है। इनपुट, रोटर के अंदर इनपुट कितना दिया जा रहा है, रोटर में से आउटपुट कितना निकल रहा है, और रोटर के अंदर लॉसेस कितने होगा, यही सारी चीजें हैं। क्योंकि इंडक्शन मोटर में भी बहुत सारा समझाने के लिए है, शुरुआत की ही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। देन वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।